मेरा नाम अंजलि है और मैं हरियाणा के एक छोटे से गांव की साधारण सी लड़की हूँ। मेरी बड़ी बहन प्रेरणा मुझसे 4 साल बड़ी थी। वह और अम्मा मोहल्ले की औरतों के कपड़े सिलकर घर चलाने में हाथ बटाती थी, जबकि बाबूजी एक छोटी सी फैक्ट्री में चमड़े के थैले सिलते थे। हमारी जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन अम्मा हमेशा कहती थी कि असली गरीबी पैसे की नहीं बल्कि हिम्मत हारने की होती है। और शायद यही वजह थी कि मुश्किलों के बावजूद हमारे घर में इज्जत और सादगी हमेशा बनी रही। मैं गाँव के सरकारी स्कूल में पढ़ती थी और पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी। मेरा सपना था कि एक दिन मैं टीचर बनूं और अपने परिवार की हालत सुधारूं, बाबूजी को उनकी मेहनत से छुटकारा दिलाऊं और प्रेरणा की शादी अच्छे से करूं। मैं और प्रेरणा दोनों ही देखने में अच्छी थी, लेकिन हमारे स्वभाव अलग थे। वह शांत और संतुष्ट रहने वाली थी, जबकि मैं बड़े सपने देखने वाली थी। मुझे हमेशा लगता था कि ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है, इस छोटे से घर और तंग गलियों से बाहर निकलना है। इसलिए मैं जी जान से पढ़ती थी, लेकिन मेरे अंदर एक जल्दबाजी भी थी। मैं जल्दी से जल्दी सब कुछ बदल देना चाहती थी और यही जल्दबाजी धीरे धीरे मेरी सोच पर हावी होने लगी। उधर जब प्रेरणा 10वीं में थी, तब अम्मा बाबूजी को उसकी शादी की चिंता होने लगी। हमारे समाज में लड़कियों की शादी जल्दी कर दी जाती है। अम्मा ने रिश्ते ढूंढने शुरू किए, लेकिन हमारी हालत ऐसी नहीं थी कि कोई बहुत ही अच्छा रिश्ता आए। जो भी रिश्ते आए वो या तो बहुत साधारण होते या ऐसी जहाँ खुशी की गारंटी नहीं थी। मैं हमेशा इस बात के खिलाफ रहती थी। मैं चाहती थी कि पहले हम थोड़ा संभल जाएं, फिर प्रेरणा की शादी अच्छे से हो जाए, लेकिन मेरी बातों को नादानी समझकर टाल दिया जाता। एक दिन एक रिश्ते वाली खाला ने विकास नाम के लड़के का रिश्ता बताया, जो दुबई में काम करता था। ये सुनते ही जैसे घर में उम्मीद की किरण जाग उठी। विकास के घर वालों ने साफ कहा कि उन्हें दहेज नहीं चाहिए, बस लड़की अच्छी हो। ये सुनकर हमें लगा जैसे हमारी किस्मत बदलने वाली है, लेकिन कहीं न कहीं दिल में एक हल्की सी चिंता भी थी कि इतना अच्छा रिश्ता हमारे जैसे घर में कैसे आ सकता है। मैं इस रिश्ते से बहुत खुश थी। मुझे लगने लगा कि अब हमारी घर की ज़िंदगी बदल जाएगी। मैं अपने सपनों में खो जाती कि एक दिन मैं भी बाहर जाऊंगी, बड़ी दुनिया देखूंगी और अपने परिवार को बेहतर ज़िंदगी दूंगी। शादी की तैयारी शुरू हो गई और मैं हर काम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगी। जब भी विकास के घर वाले आते मैं उनकी पूरी सेवा करती। मुझे इस बात से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था कि मेरी बहन मुझसे दूर हो जाएगी, बल्कि मैं इस बात से खुश थी कि उसकी शादी ऐसे घर में हो रही है जहाँ से हमारे लिए नए रास्ते खुल सकते हैं। आखिरकार सादगी से शादी हो गई और प्रेरणा जयपुर अपने ससुराल चली गई। विकास कुछ दिन बाद वापस अपने काम पर चला गया और प्रेरणा कुछ समय के लिए हमारे पास लौट आई, क्योंकि उसके कागजात पूरे होने बाकी थे। मैं हर दिन उससे पूछती कि कब वह उसे अपने पास बुलाएगा, लेकिन समय बीतता गया और प्रेरणा पहले से ज़्यादा चुप रहने लगी। वह अब कम बोलती थी और ज़्यादातर अम्मा के साथ काम में लगी रहती थी। मैं उसकी इस खामोशी को समझ नहीं पाई। मैं बस अपने सपनों में खोई रहती थी। मुझे लगता था कि जैसे वह बाहर जाएगी, मेरे लिए भी रास्ता खुल जाएगा। 6 महीने बीत गए और आखिरकार वह दिन आया जब उसे बुलावा आया। घर में सब भावुक थे, लेकिन मैं खुश थी। मेरे लिए एक मौका था। मैं जाते समय उसे बार-बार कह रही थी कि मुझे भी अपने पास बुला लेना, लेकिन उसने बस इतना कहा कि बाहर की ज़िंदगी उतनी आसान नहीं होती जितनी हम सोचते हैं। उस वक़्त मुझे उसकी बात समझ नहीं आई। मैं सिर्फ़ अपने सपनों को देख रही थी। उसके जाने के बाद मैं अपनी दोस्त रानी के घर जाकर उससे फ़ोन पर बात करती थी। रानी अच्छे घर की थी और उसके पास फ़ोन था। मैं हर बार प्रेरणा से यही कहती, मुझे जल्दी बुला ले, मैं कुछ भी काम कर लूँगी, बस मुझे आगे बढ़ना है। रानी मुझे समझाने की कोशिश करती कि हर चीज़ उतनी आसान नहीं होती, लेकिन मैं उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेती थी। समय बीतता गया और मैं हर दिन उसी बेचैनी के साथ रानी के घर जाकर प्रेरणा से बात करती रही। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूमती थी कि किसी तरह मुझे भी उसके पास जाना है और अपनी किस्मत बदलनी है। मैं उसकी तबीयत या उसकी हालत के बारे में उतना नहीं पूछती थी जितना अपने सपनों के बारे में बात करती थी। रानी कई बार मुझे समझाती कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। उसके अब्बा भी बाहर काम करते थे और उनसे उसने सुना था कि बाहर की ज़िंदगी में बहुत मेहनत और अकेलापन होता है। लेकिन मेरी सोच पर जैसे पर्दा पड़ा हुआ था। मैं बस वही देख रही थी जो मुझे अच्छा लगता था। एक दिन जब मैं रानी के घर बैठकर फ़ोन पर बात कर रही थी, तब उसके भाई अर्जुन ने पहली बार मुझसे सीधे बात की। उसने पूछा कि क्या मैं सच में बाहर जाकर काम करना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गई, लेकिन तुरंत हाँ कह दी। उसने कहा कि उसका एक जानने वाला बाहर काम दिलवा सकता है, जहाँ लड़कियों को अच्छे काम मिलते हैं, जैसे रिस्पेक्शन या सेल्स का काम। उसकी बात सुनकर मेरे मन में उम्मीद जाग गई। उसने कहा कि पहले मुझे जयपुर जाकर इंटरव्यू देना होगा और अगर सब ठीक रहा तो आगे का रास्ता आसान हो जाएगा।
मैंने बिना ज़्यादा सोचे समझे हामी भर दी। मुझे लगा जैसे मुझे वो मौका मिल गया है जिसका मैं इतने समय से इंतज़ार कर रही थी। रानी भी साथ जाने को तैयार हो गई, जिससे मुझे और भरोसा हो गया। मैंने घर पर यह कहकर इजाज़त ले ली कि मैं रानी के साथ उसके रिश्तेदार के यहाँ जा रही हूँ। अम्मा ने बिना शक किए मुझे जाने दिया। अगले दिन हम तीनों जयपुर के लिए निकल पड़े। रास्ते पर मैं अपने सपनों में खोई रही। मुझे लग रहा था कि अब मेरी ज़िंदगी सच में बदलने वाली है, लेकिन मन के किसी कोने में हल्की सी घबराहट भी थी जिसे मैं नज़रअंदाज कर रही थी। हम एक होटल पहुंचे जहां अर्जुन ने कहा कि उसका जानने वाला थोड़ी देर में आएगा और तब तक हम आराम कर लें। कमरे में पहुंचते ही मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन रानी के साथ होने की वजह से मैंने खुद को समझा लिया। कुछ देर बाद रानी ने कहा कि उसे बाहर से कुछ ज़रूरी सामान लेना है और वह जल्दी लौट आएगी। मैं उसे जाते हुए देखती रही और इंतज़ार करती रही। समय बीतता गया लेकिन वह वापस नहीं आई। कमरे में सन्नाटा बढ़ने लगा और मेरी बेचैनी भी। मैंने अर्जुन से पूछा कि उसका दोस्त कब आएगा, लेकिन उसका जवाब सुनकर मैं घबरा गई। उसने टालने वाली बात की और माहौल अचानक बदल सा गया। मुझे लगा जैसे मैं किसी गलत जगह आ गई हूँ। मैंने दरवाजे की तरफ देखा और बाहर जाने की सोची, लेकिन दरवाज़ा बंद था। उस पर मुझे अपनी गलती का एहसास होने लगा। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की और बार बार कहा कि रानी वापस आ जाएगी, लेकिन समय बीतता गया और मेरी घबराहट बढ़ती गई। उस दिन मेरे साथ ऐसा हुआ जिसने मेरे भरोसे को तोड़ दिया और मुझे अंदर से हिला दिया। मैं उस पल को शब्दों में नहीं बता सकती, लेकिन इतना ज़रूर है कि उस घटना ने मेरे सपनों की चमक को एक झटके में धुंधला कर दिया। मैं खुद को संभालते हुए अगली सुबह किसी तरह वहां से निकलकर घर लौट आई। रास्ते भर मैं खामोश रही। मेरे अंदर जैसे सब कुछ बदल चुका था। घर पहुंचकर अम्मा ने पूछा कि मैं ठीक हूँ या नहीं। मैंने बस सिर हिलाया और अपने कमरे में चली गई। आईने में खुद को देखा तो सब वैसा ही था, लेकिन अंदर से मैं पहले जैसी नहीं रही थी। मैं उस बात को किसी से कह नहीं पाई। डर और शर्म ने मुझे चुप कर दिया। कुछ दिनों बाद एक अनजान नंबर से एक मैसेज आया जिसने मेरी बची हुई हिम्मत भी तोड़ दी। उसमें मुझे डराने की कोशिश की गई थी ताकि मैं चुप रहूं। मैं समझ गई थी कि अब ये सिर्फ एक गलती नहीं बल्कि एक जाल था जिसमें मैं फंस चुकी थी। मैंने उस डर को दिल में दबा लिया और किसी तरह खुद को संभालने लगी, लेकिन अब हर आवाज़ हर आर्ट मुझे डराने लगी थी। मुझे भी ये समझ आ गया था कि बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा करना कितना भारी पड़ सकता है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी और मेरी ज़िंदगी एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई थी जहाँ से वापस लौटना आसान नहीं था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा और मैंने खुद को उस घटना की यादों से निकालने की बहुत कोशिश की। मैं बाहर से सामान्य दिखने लगी थी, लेकिन अंदर से डर और बेचैनी हमेशा मेरे साथ रहती थी। मैं किसी से नज़रें मिलाने से बचती और ज़्यादातर समय घर के कामों में लगी रहती ताकि दिमाग भटकता रहे। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए और मुझे लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन जब मैं घर पर अकेली थी तो दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक बच्चा एक लिफाफा देकर चला गया। जब मैंने उसे खोला तो मेरे हाथ कांपने लगे। उसमें कुछ ऐसी चीज़ थी जो मुझे फिर से उसी डर में धकेल रही थी। साथ में एक धमकी भरा संदेश भी था जिसमें मुझे चुप रहने के लिए कहा गया था। उस पर मुझे समझ आ गया कि मैं जिस बात को पीछे छोड़ने की कोशिश कर रही थी वह अभी ख़त्म नहीं हुई है। मेरे पास दो ही रास्ते थे, या तो डर कर सब सहती रहूं या हिम्मत करके इसका सामना करूं। मैंने डर के बावजूद फैसला किया कि अब मैं और नहीं झुकूंगी। मैंने वह लिफाफा जला दिया और खुद को मजबूत बनाने की कोशिश की। कुछ दिन बीत गए और कोई खबर नहीं आई तो मुझे लगा कि शायद अब सब सच में ख़त्म हो गया है। तभी एक दिन मेरे लिए एक और पत्र आया। इस बार यह प्रेरणा का था। उसने लिखा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती और उसे मेरी ज़रूरत है। वह अकेले सब संभाल नहीं पा रही थी। उसने मुझे अपने पास बुलाया। यह पढ़कर मेरी आंखों में फिर से उम्मीद जाग गई। मुझे लगा कि अब मुझे इस माहौल से दूर जाने का मौका मिल जाएगा और शायद एक नई शुरुआत भी हो सकेगी। लेकिन मैंने अम्मा बाबूजी को यह बात बताई तो वह भी खुश हो गए। हालांकि उनकी आंखों में जुदाई का दर्द साफ दिख रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे जाने की इजाज़त दे दी। मैं पूरी तैयारी में लग गई। मेरे मन में फिर से वही सपने लौट आए, लेकिन इस बार उनके साथ एक डर भी जुड़ा हुआ था। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी। जिस दिन मुझे अपने कागजात लेने जाना था, बाबूजी मुझे लेकर एक बड़ी इमारत में गए। वहाँ एक आदमी ने मुझे ज़रूरी दस्तावेज दिए और कहा कि कुछ ही दिनों में मेरी यात्रा तय हो जाएगी। मैं बहुत खुश थी। मुझे लग रहा था कि अब सब कुछ सही दिशा में जा रहा है, लेकिन मेरी ये खुशी ज़्यादा देर टिक नहीं पाई। सफ़र के दिन जब मैं एयरपोर्ट पहुंची तो अचानक मुझे जांच के बहाने एक अलग कमरे में ले जाया गया। वहां पहुंचते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि सामने वही लोग थे जिनसे मैं बचना चाहती थी। उस पल मुझे एहसास हुआ कि मेरे साथ एक बार फिर छल हुआ है। मैं बहुत डर गई और खुद को बचाने की कोशिश करती रही,
लेकिन मेरी बात किसी तक नहीं पहुंच पाई। उस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी एक अंधेरे दौर में चली गई, जहां मुझे अपनी इच्छा के खिलाफ बहुत कुछ सहना पड़ा। मुझे समझ नहीं आता था कि यह सब कब ख़त्म होगा और मैं अपने घर वापस कैसे जाऊंगी। समय जैसे रुक सा गया था, हर दिन एक जैसा लगता था। धीरे धीरे मेरी ताकत खत्म होने लगी, लेकिन अंदर कहीं एक उम्मीद अब भी जिंदा थी कि शायद एक दिन मुझे इस सब से बाहर निकलने का मौका मिलेगा। और आखिरकार एक दिन ऐसा आया जब मुझे वहां से बाहर फेंक दिया गया, जैसे मैं किसी काम की नहीं रही थी। मैं कमज़ोर और टूटी हुई हालत में सड़क किनारे पड़ी थी। कुछ लोगों ने मुझे देखा और पानी दिया, तब मुझे होश आया। मैंने उनसे अपने घर का पता बताया और किसी तरह वापस अपने गांव पहुंची। जब अम्मा बाबूजी ने मुझे उस हालत में देखा तो वे सन रह गए। अम्मा रोने लगी और बाबूजी खामोश हो गए। मैं उनसे सब कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द साथ नहीं दे रहे थे। कुछ ही दिनों में मेरी तबीयत बिगड़ने लगी और ये साफ हो गया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। बाबूजी का गुस्सा और दुख एक साथ बाहर आया और उन्होंने मुझे समझने के बजाय गलत ठहरा दिया। मैंने बहुत कोशिश की उन्हें सच्चाई बताने की, लेकिन हालात ऐसे थे कि कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। अंत में उन्होंने मुझे घर से बाहर जाने को कह दिया। उस दिन मैं पूरी तरह अकेली हो गई। मेरे पास न घर था न सहारा। मैं सड़कों पर भटकती रही, कहीं कहीं रात गुजारती, कभी कहीं। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि बिना सोचे समझे लिए गए फैसले इंसान को कितने दूर तक गिरा सकते हैं। लेकिन अब मेरे पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं था। फिर भी मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि अब मेरे अंदर एक नई जिंदगी पल रही थी, जो मुझे जीने की वजह दे रही थी। समय के साथ मेरी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। जब मैंने एक बेटे को जन्म दिया, उसे पहली बार अपनी गोद में लेकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी टूटी हुई दुनिया को एक सहारा मिल गया हो। मैंने उसका नाम आरुष रखा। उसका मासूम मुस्कान मेरे हर दर्द को कुछ पल के लिए भुला देती थी। अब मेरी ज़िंदगी का एक ही मकसद था, उसे एक बेहतर भविष्य देना। मैं जयपुर के एक आश्रय गृह में रहने लगी, जहाँ मुझे छत और 2 वक्त का खाना मिल जाता था। बदले में मैं वहाँ हर तरह का काम करती थी, चाहे वह सफाई हो, बर्तन धोना हो या दूसरों की मदद करना हो। मैं बिना किसी शिकायत के सब कुछ करती, क्योंकि अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने बच्चे के लिए जी रही थी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और आरस बड़ा होने लगा। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, जो मुझे हमेशा सोच में डाल देती थी। एक दिन आश्रय गृह में एक अमीर व्यक्ति मदद के लिए आया। उसकी नज़रें जब आरस पर पड़ी तो वह कुछ पल के लिए रुक गया, जैसे उसे कुछ पहचानना सा महसूस हुआ। वह हमारे पास आया और बात करने लगा। उसकी बातों में एक अजीब सी गंभीरता थी। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसे जानती हूँ। मैं हैरान थी, लेकिन उसने के चेहरे पर पछतावे की झलक साफ दिखाई दे रही थी। उसने धीरे से बताया कि वह वही व्यक्ति है जिसने मेरी जिंदगी को कभी गहरे दर्द में धकेल दिया था। उसके शब्द सुनकर मेरा दिल धड़कने लगा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर पहले जैसी कठोरता नहीं बल्कि सच्चा पछतावा था। उसने स्वीकार किया कि उसने और उसके साथियों ने जो किया वह बहुत गलत था, और वह कई सालों से अपनी गलती का बोझ उठाए जी रहा है। उसने बताया कि वह मुझे ढूंढता रहा ताकि माफ़ी मांग सके और अपनी गलती को किसी हद तक सुधार सके। उसकी बातों ने मेरे पुराने जख्मों को फिर से ताज़ा कर दिया। लेकिन उसी पल मैंने अपने बेटे की तरफ देखा और सोचा कि अब मेरी ज़िंदगी सिर्फ अतीत के दर्द में फंसी नहीं रह सकती। उसने मुझसे और आरस से अपने साथ चलने की गुजारिश की और एक सुरक्षित ज़िंदगी देने का वादा किया। पहले तो मैं डर गई, लेकिन काफ़ी सोचने के बाद मैंने अपने बेटे के भविष्य के लिए ये कदम उठाने का फैसला किया। समय के साथ अपनी गलती सुधारने की पूरी कोशिश की। उसने कानून का सहारा लेकर उन लोगों को सजा दिलवाई जिन्होंने मेरे साथ गलत किया था, और खुद भी अपने किए के लिए जिम्मेदारी ली। धीरे धीरे मेरी जिंदगी में स्थिरता आने लगी। आज मैं अपने बेटे के साथ एक सुरक्षित माहौल में हूँ। मुझे काम मिला है और सम्मान के साथ जीने का मौका भी। मैं अब पहले वाली अंजलि नहीं रही, जो बिना सोचे समझे सपनों के पीछे भागती थी। अब मैं हर कदम सोच समझ कर उठाती हूँ। मैंने प्रेरणा से भी बात की। उसने मुझे समझा और मेरा साथ दिया। हालांकि अम्मा और बाबूजी से मेरा रिश्ता अब भी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि एक दिन वह भी सच्चाई समझेंगे और मुझे अपना लेंगे। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो समझ आता है कि ज़िंदगी हमें कई बार गिरा कर सिखाती है, लेकिन अगर हम हिम्मत न हारें तो वही गिरना हमें मजबूत भी बना देता है। मैंने अपने अतीत को दर्द को अपनी ताकत बना लिया, और अब मैं सिर्फ अपने बेटे के उज्जवल भविष्य के लिए आगे बढ़ रही हूँ। मेरी कहानी शायद कठिन है, लेकिन ये सिखाती है कि गलत फैसले में मुश्किल में डाल सकते हैं, लेकिन सही हिम्मत और धैर्य में फिर से उठ खड़ा होने की ताकत भी देते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब